हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनीता वर्मा, टारगेट टीजीटी होम साइंस से। आज हम अपनी जो होम मैनेजमेंट की क्लास थी उसका टॉपिक पुष्प सज्जा, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें हम आज देखेंगे पुष्प सज्जा, फर्नीचर, पर्दे व प्रकाश के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद आप हमें अपने सुझाव जो भी होंगे वो कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि आपको आगे क्या पढ़ना है। उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे और अपने जो भी सुझाव होंगे हमें बताइएगा। आइए हम गृह सज्जा की उसी सेकंड क्लास में देखते हैं आगे। फर्स्ट टॉपिक है पुष्प सज्जा या पुष्प व्यवस्था। पुष्प व्यवस्था, इसका शाब्दिक अर्थ है पुष्पों द्वारा की गई व्यवस्था। देखिए, पुष्प व्यवस्था या पुष्प सज्जा का इतिहास हम जानते हैं। भारत में भारतीय मन आदिकाल से सौंदर्य प्रेमी रहा है। हमारी संस्कृत में पुष्प को सौभाग्य, मांगल्य, समृद्धि व आनंद का प्रतीक माना जाता है। फिर देखिए, इजिप्त के स्तूपों पर पुष्पों एवं पत्तियों की खुदाई की खोज 2400 ईस्वी में की गई थी। फिर अन्य देखिए, चीन में 6वीं शताब्दी में चीन के महाराज ने अपने संदेशवाहक भारत भेजे और बौद्ध भिक्षुओं व पुस्तकों को अपने देश पुनः बुलाया। तभी बौद्ध भिक्षुओं ने पुष्प व्यवस्था को जन्म दिया। फिर आइए देखते हैं हम जापान की पुष्प सज्जा। जापान में पुष्प सज्जा का आरंभ 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जो कि लगभग आज से 14 वर्ष पहले का है। फिर आइए देखते हैं पुष्प सज्जा का महत्व। पुष्प सज्जा का महत्व हम देखते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, सुंदरता के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य, सजावट, वातावरण के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक चेतना और विकास, इन सब में पुष्प सज्जा का विशेष महत्व है। फिर आइए हम देखते हैं पुष्प सज्जा के प्रकार। इनको हम दो प्रकार से बांट करके पढ़ते हैं। पहला है देसी शैली या भारतीय शैली, जिसको हम कह सकते हैं। फिर है अगली पाश्चात्य शैली। तो देखिए, हम भारतीय शैली की बात करते हैं। ये इसमें हमें ये ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किस शैली में किन बातों पर महत्व दिया जाता है। तो देखिए, भारतीय शैली में रंगों पर बल ना देकर फूलों पर ध्यान दिया जाता है, जबकि विदेशी शैली या जापानी शैली कह सकते हैं, पूर्व देशी, इसमें कुछ लाइनें हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। रिका, इसका अर्थ होता है लंबा पात्र, लंबी टहनी। सोका, मोरिबाना, इनमें है उथली सज्जा की जाती है। फिर है नाजीरे, इसमें लंबी रेखा के द्वारा पुष्प सज्जा की जाती है। फिर अगला है इकेवाना, इसका अर्थ होता है जीवित फूल। और इसके बाद फिर देखिए अगला है, इसी में एक टॉपिक है आधुनिक सज्जा। इसे 20वीं शताब्दी की सज्जा भी कहते हैं। परंपरागत और विदेशी शैली का सम्मिश्रण इसको कह सकते हैं, यानी कि दोनों शैलियों को मिला करके इस सज्जा में पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। फिर आइए देखते हैं, जापान में प्रयोग होने वाली पुष्प सज्जा में 3 रेखाएं हैं जिनका विशेष महत्व है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 टीजीटी में यहीं से एक प्रश्न भी आया था। देखिए, इन 3 रेखाओं में सबसे पहली है सिन। यह स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। यह ईश्वर की तरफ जाती हुई मानी जाती है। यह 90 अंश का कोण बनाती हुई एक खड़ी रेखा होती है। फिर नेक्स्ट है सो। यह मानव जाति का प्रतीक है। यह 45 अंश के कोण को दर्शाती है। यह पहली टहनी से 3/4 भाग होती है। फिर तीसरा है हाई की। यह पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। इसमें 75 अंश का कोण बनता है। ठीक है, इसको आप हम जो है ग्राफ के द्वारा भी देखते हैं। देखिए, इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये सीधी, जो इसमें सीधी रेखा गई है, ये 90 अंश का कोण बनाती है। ये स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। और नेक्स्ट है सो, यह 45 अंश का कोण बनाती है। ये मनुष्य को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है सत, जो है ये पृथ्वी को, सिंसो ये हाई की रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है। ये 70 अंश का कोण बनाती है। फिर ये देखते हैं,
इसी के बाद पुष्प सज्जा के बाद हम अगला पढ़ते हैं गृह सज्जा में फर्नीचर। फर्नीचर का भी विशेष या महत्वपूर्ण स्थान है गृह सज्जा में। आइए देखते हैं फर्नीचर। ऐसे सभी चलायमान वस्तुएं जो लकड़ी, धातु या अन्य पदार्थों से बनी हुई होती हैं, जो बैठने, सोने का कार्य करने, को रखने के काम आता हो, उसे फर्नीचर कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, सोफा, तिबाया, मोड़ा, तख्त, चारपाई, पलंग, चौकी, अलमारी, बेंच आदि। फिर आइए हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर का इतिहास। फर्नीचर का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन समय में फर्नीचर बहुत पवित्रता लिए होता था। यह सुंदर लकड़ी, संगमरमर व सोने, चांदी, वेलवेट आदि के बने हुए होते थे। विदेशों में 15वीं-16वीं शताब्दी में इटली व यूरोप, अमेरिका में 3 विशिष्ट शैलियां विकसित हुई। ये शैलियां इस प्रकार से हैं। देखिए कुछ प्रमुख देशों की शैलियां फर्नीचर के हिसाब से। पहली है रिनेसेंस शैली। यह शैली इटली में 1400 से 1800 शताब्दी के मध्य विकसित हुई। इसमें खड़ी रेखाओं का उपयोग होता था। ये ध्यान देने वाली बात है कि किस शैली में कौन सी रेखा का प्रयोग होता था, इसलिए यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे कि खड़ी रेखाओं का उपयोग होता था। इसमें मानव, पशु व कलाकृतियां होती थी, या फिर कह सकते हैं कि मानव, पशु व कलाकृतियों का चित्रण विशेष किया जाता था। ओक व अखरोट की लकड़ी का प्रयोग विशेषकर किया जाता था इस फर्नीचर को बनाने में, और यह फर्नीचर औपचारिक भाव स्पष्ट करता था। प्रतिष्ठा, गंभीरता, शांति का भाव इस शैली के फर्नीचर में आपको दिखाई देता था। फिर अगली नेक्स्ट है बारोक शैली। इसके बारे में हम ये जानते हैं, यह शैली भी इटली में 1550 से 1750 के मध्य विकसित हुई। यह रिनेसेंस फर्नीचर के समान ही है, अर्थात हम कह सकते हैं उपरोक्त जो शैली है उसी के समान थी। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट देखते हैं रोकोको शैली। रोकोको शैली, यह शैली फ्रांस में 1715 से 1775 शताब्दी के मध्य विकसित हुई। यह असिमितीय होते थे। इनमें खड़ी रेखा का प्रयोग होता था, किंतु कोण का प्रयोग नहीं होता था। यह अखरोट, महोगनी, रोजवुड की लकड़ी से बनते थे। प्राकृतिक चित्रों का वर्णन भी यहाँ पर विशेषकर किया जाता था। इन फर्नीचरों में कोमल व हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं नियो क्लासिक शैली। इसके बारे में हम जानते हैं, यह शैली फ्रांस में विकसित हुई। सन 1775 से 1800 शताब्दी के मध्य यह विकसित हुई। यह छोटे सममितीय खड़ी रेखा वाले व अंडाकार और सीधे आदि चित्रकारी किए हुए महोगनी व साटिनवुड की लकड़ी के बने होते थे। इनमें क्या होता था, गद्दे में सिल्क व सूती तंतु उपयोगी होते थे, नाजुक रंगों से बनते थे। यह भी प्रतिष्ठा व आराम व नाजुकता का भाव प्रदर्शित करते थे। फिर आइए हम आगे देखते हैं फर्नी भारत में फर्नीचर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर इन इंडिया। इसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे देश में फर्नीचर का क्या इतिहास रहा है। फर्नीचर को प्रदर्शित करने वाला सामान्य भारतीय शब्द पाली में सेंसना और संस्कृत में संन्यासना के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल में फर्नीचर के कई संदर्भित शब्द थे। आइए हम देखते हैं। पहला है पर्यांका। यह ब्राह्मणों के बैठने के लिए उपयोगी होता था। यह पत्थर का बना होता था, इस पर नमूने बनाए जाते थे। फिर अगला है आसंदी। इसका वेद में इसका आपको वर्णन मिल जाएगा। यह सोफे के समान एक फर्नीचर होता था। इसकी लकड़ी का फ्रेम और रस्सी से बुना जाता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रेमिंग लकड़ी की होती थी और बैठने का जो आसन होता था वो रस्सी से बुना जाता था। आइए फिर देखते हैं अगला है प्रोस्था। यह वेन्य होती थी। इसकी बैठक ठोस होती थी। इसमें हत्थे नहीं होते थे। फिर अगला है तलपा।
ये ब्रह्म और वाह और सयाना शब्द पलंग या कोच को अभिव्यक्ति करते थे। उपवासना और उपवस्त्रा को बैठने के लिए प्रयोग किया जाता था। कालिदास ने अपने काव्यों में सिंहासन के बारे में बताया है। उसमें सोने का काम होता था। भद्रापीठ व भद्रासन भी एक प्रकार का फर्नीचर था, जो कि वृत्ताकार और आयताकार होता था। फिर आइए देखते हैं फर्नीचर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का वर्गीकरण भी विभिन्न आधारों पर किया जाता है। पहला है आपका कीमत के आधार पर, फिर है पदार्थ के आधार पर, फिर है शैली के आधार पर, फिर है बनावट के आधार पर, फिर है उपयोग के आधार पर। इसको हम डिटेल में जो है फिर आपको कभी समझाएंगे, अभी शार्ट्स के लिए हमने सिर्फ नाम बताया है। आइए हम जानते हैं कुछ फर्नीचर और अलग की किस प्रकार की लकड़ियां होती हैं, कौन सी मजबूत होती है या कैसे उपयोगी होते हैं। पहला है केन या बेंत के फर्नीचर सबसे हल्के माने जाते हैं। सबसे मजबूत लकड़ी टीक की होती है, जो फर्नीचर में प्रयोग होती है, हल्की और मजबूत होती है। एसी ब्रिज की लकड़ी, एंस व ब्रिज की लकड़ी का फ्रेम, रचनात्मक नमूने, दराजों को भरना, बॉर्डर लाइन का प्रयोग भरने में होता है। फिर देखिए, आइए हम देखते हैं कुछ लकड़ियों के प्रकार। ठोस लकड़ी, कड़ी लकड़ी, नर्म लकड़ी। विनियर लकड़ी जो होती है, विनियर लकड़ी कैसी होती है, पर्ददार होती है, या हम कह सकते हैं प्लाई का रूप होता है इसमें। फिर है लैमिनेटेड लकड़ी, आर्टिफिशियल लकड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसका एक रूप है सनमाइका। फिर है पार्टिकल लकड़ी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पार्टिकल को, ये जो कोई बड़े बड़े फर्नीचर बनते हैं उसका जो छीलन होता है और या बचे कुचे टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ करके हम फर्नीचर बनाते हैं, उसको पार्टिकल लकड़ी कहते हैं। फिर है कॉम्बिनेशन लकड़ी, जो बेकार होती है या अच्छी बेकार मिली जुली लकड़ियों से फर्नीचर जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन लकड़ी। और आधुनिक युग में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण माना गया है फर्नीचर के दृष्टिकोण से, फर्नीचर में सबसे उपयोगी फाइबर ग्लास या प्लास्टिक का फर्नीचर होता है। वो इसलिए क्योंकि ये सबसे हल्का होता है और इधर उधर रखने में भी आसानी होती है। उसके बाद आइए हम देखते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश व्यवस्था, लाइट अरेंजमेंट, ये गृह सज्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि देखिए, अगर हमने सारी गृह सज्जा कर दी, सब सजा दिया, लेकिन अगर प्रकाश व्यवस्था उचित नहीं है तो वो गृह सज्जा क्या हो जाएगी, आपकी जो है निरर्थक सिद्ध होगी, क्योंकि बिना प्रकाश के वो दिखाई नहीं देगी, या अगर उचित प्रकाश नहीं होगा तब भी वो सज्जा क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए आइए हम जानते हैं प्रकाश व्यवस्था के बारे में, इससे भी परीक्षा में बहुत से प्रश्न बनते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम प्रकाश को उचित मात्रा, कार्य व आवश्यकता और अवसरों के हिसाब से उचित प्रयोग करना ही प्रकाश व्यवस्था कहलाती है। प्रकाश वातावरण का ऐसा तत्व है जो प्रत्येक मानव को प्रभावित करता है, ये अलेक्जेंडर ने कहा है। फिर आइए देखते हैं प्रकाश की आवश्यकता, मतलब किन कार्यों के लिए आवश्यक होता है। उचित कार्य इसके कौन कौन से, सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आराम के दृष्टिकोण से, सौंदर्य को बढ़ाता है, दृष्टि प्रदान करता है, नीरसता को दूर करता है, यह प्रकाश के प्रमुख कार्य हैं। आइए फिर हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत, और ये स्रोत भी दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक में हम देखते हैं मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त किया गया। शीशा व दर्पण के प्रयोग से घरों में 7% रोशनी की वृद्धि होती है। यानी कि अपने घरों में हम अगर शीशे का और दर्पण का प्रयोग करेंगे तो प्रकाश जो प्राकृतिक है वो परावर्तित होगा और 7% रोशनी में वृद्धि करेगा। फिर है फर्श हल्के रंग व समतल चिकने होते हैं तो प्रकाश का परावर्तन करते हैं, और गाढ़े रंग प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तो फिर वो वहां पर अंधेरे को दर्शाएंगे। फिर देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कुछ भिन्न भिन्न जगहों पर। छत से प्रकाश का परावर्तन 65 से 80% होगा, दीवार से 35 से 55% तक होगा, फर्श से 10 से 20% तक की प्रकाश परावर्तन होगा। फिर देखिए सफेद रंग प्रकाश को परावर्तित करता है कितना, 85% तक, यानी कि सबसे ज्यादा सफेद रंग में प्रकाश परावर्तित होता है। फिर देखिए हमने ये देख लिया प्राकृतिक व्यवस्था, इसके बाद आइए देखते हैं कृत्रिम व्यवस्था। प्रश्न सबसे ज्यादा
कृत्रिम व्यवस्था से ही बनते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट लिख दिया है। देखिए, कृत्रिम व्यवस्था के भी दो भाग होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, एक होता है अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। देखिए, बिजली के प्रयोग द्वारा बल्ब या ट्यूबलाइट का प्रयोग होता है। बल्ब को हम ताप दीप्ति के नाम से जानते हैं और ट्यूबलाइट को प्रतिदीप्ति के नाम से जानते हैं। उसी में भी है गैर बिजली द्वारा, यानी कि गैर बिजली के द्वारा हम कौन सी प्रकाश व्यवस्था करते हैं, मोमबत्ती, दिए, पेट्रोमैक्स, लालटेन, ये सब क्या है, गैर बिजली के साधन है। फिर आइए हम जानते हैं बल्ब के बारे में। बल्ब, इसका आविष्कार एडिसन ने किया था। इसमें एक फिलामेंट तार लगा होता है, फिलामेंट तार लगा होता है जो कि टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब के आइए हम कुछ प्रकार देख लेते हैं। मोतिया बल्ब, इसका प्रकाश दूधिया सफेद रंग का होता है। इसका प्रकाश आंखों में चुभता नहीं है। इस तरह से प्रश्न बनेगा कि कौन से बल्ब का प्रकाश आंखों में नहीं चुभता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोतिया बल्ब। इस तरह से आगे हम देखते हैं सफेद बल्ब। इसका प्रयोग या कह सकते हैं इसका प्रकाश आंखों में चुभता है, क्योंकि यह बहुत तेज प्रकाश होता है। ये देखिए बल्ब का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, इसमें जो ये बीच में तार लगा होता है इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, और यह टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका गुण यह है कि इसमें ताप सहने की क्षमता होती है। फिर आइए देखते हैं अगला है गुलाबीपन बल्ब या गुलाबीपन लिए हुए जो बल्ब होता है। इसकी ऊपरी परत इनेमिल धातु की बनी होती है। यह हरे रंग व नीले रंग को अवशोषित कर लेता है, जिसको पिंक लाइट भी बल्ब भी कहते हैं। इसका प्रयोग भी सार्वजनिक स्थानों पर होता है। फिर आइए देखते हैं सोडियम वाष्प बल्ब। इसमें नियान गैस भरी होती है, जिसके कारण ये लाल रंग की लाइट देता है। विद्युत प्रवाह कराने पर यह प्रकाश पीले रंग का देता है। इनका स्थान जो है सार्वजनिक स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है अगला मरकरी बल्ब। इसमें मरकरी वाष्प भरी होती है। ये हरापन लिए हुए श्वेत प्रकाश देता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक जगहों पर होता है और ये अब छोटे छोटे बल्ब के रूप में भी आते हैं, जिनको हम घरों में भी प्रयोग करते हैं। आइए हम जानते हैं ट्यूबलाइट के बारे में, जिसको हम प्रतिदीप्त भी कहते हैं। इसमें आर्गन गैस भरी होती है। इसमें आर्गन गैस भरी होती है। यह एक कांच की नली के समान होता है। यह एक निष्क्रिय गैस होती है, यानी कि आर्गन कौन सी गैस होती है, तो यह एक निष्क्रिय गैस है। यह ठंडी अवस्था में होती है। जब विद्युत प्रवाहित कराया जाता है तो यह प्रकाश देता है। इस प्रकार से यानी कि इस ट्यूबलाइट में या प्रतिदीप्ति बल्ब में आर्गन प्लस मरकरी गैस भरी होती है। और आर्गन कैसी गैस है, निष्क्रिय गैस है। फिर ये हो गए गृह सज्जा के कुछ प्रमुख साधन। फिर आइए हम जानते हैं गृह सज्जा या आंतरिक सज्जा के कुछ अन्य उप साधन। प्रश्न इससे भी बना है, कई बार परीक्षाओं में आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं कि गृह सज्जा के उप साधन हैं निम्नलिखित में से कौन से। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिए। उपसाधनों की सजावट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उपसाधन। उपसाधन के चुनाव या निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं। उपसाधनों में भी अभिव्यक्ति, रेखा, आकार, रंग, बनावट आदि का ध्यान रखते हैं। इसके बाद उपसाधनों के प्रकार आइए हम देखते हैं। चित्र और कमरे का संबंध, पुस्तकें, घड़ी, दर्पण, पर्दा, छोटी मूर्तियां, उपहार, चिड़िया, मछली आदि, ये सब क्या है, गृह सज्जा के उपसाधनों में आते हैं। इसके बाद देखिए आपका गृह सज्जा का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर आइए फर्स्ट क्लास और आज की जो ये सेकंड क्लास है, दोनों क्लासों की निचोड़ से हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन तो लिखना इतना संभव नहीं था, इसलिए हमने इसको वन लाइनर का रूप दे दिया है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन और कैसे बनते हैं। पहला है कला का अन्य नाम है सृजन। पोत का प्रकार नहीं है वृत्त। पिगमेंट रंग सिद्धांत में मूल रंग
कौन सा नहीं है? हरा, यानी कि मूल रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला और नीला, इसलिए हरा रंग नहीं होगा। रचनात्मक डिजाइन की विशेषता नहीं है, असाधारण। जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है किसको? मानव जाति को। इकेबाना का अर्थ है जीवित फूल। ह्यू का क्या अर्थ है? रंगों का ठंडापन व गर्मपन। फिर देखिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, लय कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है, नियमित लय, स्वच्छंद लय। फिर है प्रकाश में कितने रंग होते हैं? इसमें 7 रंग होते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, तिरछी रेखा क्या दर्शाती है? यह हमें क्रियाशीलता व गतिशीलता दर्शाती है। फिर है अगला, आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है, यह किसके अनुसार, यह किसने कहा है? स्टेला सुंदर राज ने कहा है। प्राथमिक रंग है पीला, लाल और नीला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी रंग क्या दर्शाता है? यह राजसी व वैभव लिए हुए होता है। नेक्स्ट है, जापान में कब पुष्प सज्जा की शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई। फिर है, रीनेसेंस शैली कब और कहाँ की है? तो यह शैली इटली की है और 1400 से 1800 के मध्य विकसित हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिन रेखा क्या दर्शाती है? यह कितने अंश का कोण बनाती है? तो सिन रेखा स्वर्ग को दर्शाती है और 90 अंश का कोण बनाती है। पर्यांका क्या है? यह भारतीय शैली का फर्नीचर होता है, यह ब्राह्मणों के बैठने के लिए होता था। किसके फर्नीचर सबसे हल्के होते हैं? तो केन या बेत के फर्नीचर सबसे हल्के और उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है, शयन कक्षा में कैसे पर्दे लगाने चाहिए? वहां पर हल्के रंग व ठंडे रंग के पर्दे प्रयोग करने चाहिए। छोटी दीवार पर कैसे पर्दे लगाए जाने चाहिए? प्लेन पर्दे। फिर अगला है, मरकरी बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी वाष्प भरी होती है। सीसा दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, कितना होता है? 7% तक होता है। फिर अगला है, कैसे रंग प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? ठंडे व गाढ़े रंग। ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी होती है? इसका आंसर होगा आर्गन गैस। यह किस भाषा में होती है? उन किस भाषा में होती है? निष्क्रिय व ठंडी अवस्था में होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और जो है ये बताइएगा कि आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। प्लीज आप कमेंट करिए और हमें बताइएगा। थैंक यू।